चले। तो आज का जो भारतीय इतिहास का हमारा टॉपिक है, ठीक है, जिसे कहा जाता है मौर्योत्तर काल या पोस्ट मौर्योत्तर, ठीक है, एम्पायर। तो समझिएगा, पोस्ट मौर्यन एम्पायर या फिर पोस्ट मौर्योत्तर काल जो शब्द है याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है कि मौर्य काल के बाद क्या। ठीक है, मीन्स हम ऐसे समझते हैं कि जब मौर्य एम्पायर चला, ठीक है, एक लंबे समय तक चला, उस मौर्य काल के बाद जो है क्या स्थिति बनी भारत के इस इतिहास में। ठीक है, तो अब ऐसे समझिएगा, पहले मैं इस मौर्योत्तर काल को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मौर्य काल क्यों समाप्त हो गया। ठीक है, ऐसा क्या कारण था मौर्य काल के समाप्त होने का। तो इतना बड़ा एम्पायर जब समाप्त होता है, यानी मौर्य काल के पतन, ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि मौर्य काल के डिस्ट्रॉय होने या समाप्त होने का कारण क्या था। ठीक है, ऐसा क्या रीजन था जिससे मौर्य काल समाप्त हो गया या क्या ऐसा बना। ठीक है, तो तीन चार बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा, और आपके दिमाग पे ये प्री और मेंस और व्यापम सभी के लिए संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हमारा भारत के इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्री मेंस और जो भी फैक्चुअल लाइन है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉपर ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देता हूँ इस पर, तो ध्यान रखिएगा। मौर्य के पतन का कारण जो है, ठीक है, जिसमें हम मौर्य के पतन का कारण बात करते हैं, तो समझिएगा कि मौर्य के पतन का कारण मुख्य क्या हो सकता है। तो देखिए, एक इतना बड़ा इंपायर, ठीक है, एक ऐसा इंपायर जो भारत के सबसे बड़े समय को बताता है कि भारत में जो है भारत की स्थिति जो है इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी थी। ठीक है, विदेशी आक्रमण भी एक किनारे तक सिमट चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भारत में ये जो मौर्य इंपायर स्थापित हुआ था ये समाप्त क्यों हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया इसमें। ठीक है, कुछ इतिहासकार का कहना है कि धार्मिक धार्मिक नीति या जो रिलीजियस वैल्यू थी उसको चेंज करने या पॉलिसी को चेंज करने के कारण ये समाप्त हो गया, है ना। कुछ लोग कहना है कि उत्तराधिकारी जो इसके बाद में अशोक के बाद आए, जैसे ही अशोक के बाद की स्थिति को देखते हैं तो ये सभी के सभी, है ना। उसी प्रकार जो है, जैसे जैसे अशोक की मृत्यु हुई और अशोक की मृत्यु के बाद जो है जो छोटे छोटे राज्य जो इसके अधीन काम करते थे उन्होंने अपने आप को आजाद कर दिया या स्वतंत्र कर दिया, है ना। तो उसी प्रकार जो है कुछ ना कुछ ऐसे कारणों से जो है यह माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य जो है पतन हो गया। ठीक है, अब जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसे कुछ महत्वपूर्ण कारण याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से मुख्य कारण थे। ठीक है, तो इसके मुख्य कारकों में पहले मैं सामान्य कारण बताऊंगा, मुख्य कारण बताऊंगा आपको, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको जो सामान्य कारण है। दो महत्वपूर्ण कारण याद रखिएगा, एक मुख्य कारण और एक सामान्य कारण। ठीक है, मुख्य और सामान्य कैसे अभी समझ में आ जाएगा आपको इसमें। ठीक है, मुख्य ऐसे याद रखिएगा, मेन रीजन। तो देखिएगा, मेन रीजन के तौर पर देखेंगे तो हम तीन चार महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे, याद रखिएगा। जैसे कि पहला है आपका उत्तराधिकारी अयोग्य होना। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि उसके वंशज में आने वाले जितने भी राजा हुए, ठीक है, वो अयोग्य घोषित हुए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एलिजिबल नहीं थे इस केंद्रीय सत्ता को संभालने के। ठीक है, तो जैसे अगर आप केंद्रीय सत्ता की बात करते हैं तो याद रखिएगा सबसे बड़ी बात क्या थी इस समय। सबसे बड़ी बात यह थी, याद रखिएगा, कि इतना बड़ा जो साम्राज्य था उसके बारे में मैंने आपको उसका प्रशासन बताया था। तो प्रशासन का पूरा पावर किसके पास था? राजा के पास। और राजा के पास होने के कारण याद रखिएगा कि अगर राजा के पास पूरा पावर होता है, ठीक है, और उस राजा की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा जो भी राजा आएगा उस पावर को संभाल नहीं पाएगा। और संभाल नहीं पाएगा तो मतलब ये सभी राज्य जो है अपने आप को छोटे छोटे तौर पर जो है अलग करने लग जाएंगे, और अलग करेंगे तो ये अपना एक स्वतंत्र राज्य क्षेत्र बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से जो है उत्तराधिकारी जो अयोग्य थे ये मुख्य कारण था, याद रखिएगा, पहला। ठीक है, उसके बाद दूसरा मुख्य कारण याद रखिएगा, धार्मिक नीति में परिवर्तन। ठीक है, धार्मिक नीति में परिवर्तन का मतलब समझिएगा कि धर्म के तौर पर जो है सभी लोगों ने क्या कर दिया, यानी अधिकांश तौर पर देव अशोक ने किस पर बल दिया? बौद्ध धर्म पर। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म पर अधिकांश बल दिया, इसके कारण अन्य धर्म वाले क्या हुए? विछड़ होने लगे, है ना। हालांकि देखिए अशोक के समय में क्या है, समभाव नीति तो चला है। समभाव का मतलब सभी धर्म को समान मानने का, लेकिन उसने विशेष तौर पर जो है किस धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है? बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के प्रयास में याद रखिएगा सभी क्षेत्र में जो है जब बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा तो बाकी जो धर्म थे, ठीक है, उस समय में उस धर्म का विलक्षण तय कर रहे थे कि किस तरीके से ये धर्म जो है वो स्थिति को कमजोर करे, यानी कि जैसे ब्राह्मण धर्म हो गया, है ना, हिंदू धर्म हो गया,
ये इसको रोकने लगे थे, एक तरीके से इसको हटाने या दूर करने का प्रयास करने लगे। तो इसमें क्या होता है, याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म की बढ़ोतरी में कुछ अन्य धर्म जो है इसके विरोध में आ गए, और विरोध में तब तक प्रकट नहीं हुआ जब तक अशोक जिंदा था। लेकिन जैसे अशोक की मृत्यु हुई, अब ये विरोध बड़े तौर पर प्रकट होने लगा, और इसके कारण जो है ये धर्म जो है बड़े तौर पर फैलने लगे थे। ठीक है, तो ये काम था, याद रखिएगा, ऐसे कारण थे जिसमें धर्म नीति के परिवर्तन के कारण भी जो है अशोक का यह पूरा मौर्य एम्पायर जो है समाप्त हो गया। ठीक है, तो अशोक की मृत्यु के बाद जो है ना बहुत कुछ घटना घटी है, याद रखिएगा। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो यही दो मुख्य कारण है, एक तो उत्तराधिकारी अयोग्य होना और दूसरा धार्मिक नीति परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो है तीसरा मुख्य कारण याद रखिएगा, कर में वृद्धि। ठीक है, यानी मुख्य तौर पर याद रखिएगा टैक्स में क्या कर दिया गया, बढ़ोतरी कर दिया गया। अब इसका कारण क्या है टैक्स में, क्योंकि अशोक तो अच्छा शासक था, कर क्यों बढ़ाया उसने, तो कर के बढ़ाने का कारण याद रखिएगा, उसकी कर के बढ़ाने का कारण, मुख्य कारण याद रखिएगा, जिसमें उसने क्या किया, याद रखिएगा, पहले तो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएगा, देखिए एक चीज समझिएगा, राजा का काम क्या है, राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, ये राजा करता है, प्रजा की रक्षा करता है, इसलिए राजा है वो। दूसरा काम है प्रजा के हितों में फैसला लेना, प्रजा के हित का फैसला लेना, है ना। तीसरा मुख्य कार्य है, याद रखिएगा, क्योंकि यही प्रजा जो है इसकी आमदनी बनाएगा और राजा को टैक्स देगा। तो प्रजा के लिए मान लीजिए अगर आपका काम, अपने जो प्रजा का काम है कि प्रजा जो है इस प्रकार से काम करे जिससे राजा को टैक्स मिल सके। अब अशोक ये काम करना बंद कर दिया था, इसने काम क्या चालू कर दिया, इसने काम चालू कर दिया है धार्मिक नीति पर मुख्य तौर पर। ठीक है, अब धर्म के लिए अगर आप काम करेंगे तो प्रजा जो है किस प्रकार से काम करेगा और टैक्स सिर्फ पे करेगा, यानी राजा अब कहीं से भी सहयोग नहीं कर रहा था, किसके बारे में, प्रजा के सहयोग में। ठीक है, अब क्यों ऐसा सहयोग क्या है, तो समझिए, जब कोई राजा प्रजा के हित में काम करता है तो उसका मतलब है कि वो जो है उसकी आर्थिक दशा का भी वर्णन करता है, आर्थिक क्षेत्र की भी रक्षा करता है। ठीक है, लेकिन राजा क्या कर रहा है, यहाँ पर यात्रा कर रहा है, और यात्रा के साथ साथ जो है धर्म को पूरा का पूरा व्यापार करने का कोशिश कर रहा है कि धर्म का व्यापार बढ़े, धर्म बढ़े। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि राजा और प्रजा के मध्य जो है एक गैप आ गया, और गैप आने के कारण दो चीजें होती है, याद रखिएगा, राजा अधिक से अधिक धन का दान करने लग गया। आपने सुना होगा कि ये जो धर्म नीति है उसमें जो है अधिकांशता क्या करने लगा, इसने दान करना प्रारंभ किया, और दान किया तो इसके पास कमी आई, और कमी आई तो इस कमी को कहां से पूरा करेगा वो, प्रजा से टैक्स लगाकर। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, याद रखिएगा, अशोक के बाद जितने भी राजा आए उन्होंने टैक्स में वृद्धि कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मुख्य कार्य याद रखिएगा, मुख्य जो क्षेत्र है और याद रखिएगा, इसका और इंपॉर्टेंट कार्य है, याद रखिएगा कि सॉरी मुख्य कारण जो है, ठीक है, जिसे कहा जा सकता है कि इनके मध्य जो है एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसके कारण मौर्य एम्पायर समाप्त हो गया। तो याद रखिएगा इसका मुख्य कारण में एक और है आपका विदेशी आक्रमण के विरुद्ध विदेशी आक्रमण के विरुद्ध नीति का ना होना। ठीक है, मतलब कोई पॉलिसी ऐसा ना होना कि इस समय जो है कि अगर विदेशी आक्रमण होगा तो क्या होगा। ठीक है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं इस समय को कि जब इस समय की स्थिति आती है, ठीक है, विदेशी आक्रमण का समय आता है, तो इस समय कोई भी राजा इतना सक्षम नहीं था कि जो विदेशी आक्रमण को संभाल सके। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, अशोक हुआ, इनके समय में बहुत जगह पर क्या हुआ था, बगावत हो रहा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए उज्जैन में बगावत, सॉरी आपके तक्षशिला में बगावत हुआ, ठीक है, या अन्य अन्य क्षेत्र में बगावत हुआ, तो राजा अपने किसी न किसी व्यक्ति को भेजकर इसको शांत करा लेता था। लेकिन जब इस समय आया, याद रखिएगा, जब स्थिति ये बनी कि प्रांतीय बगावत हुआ तो कोई भी उससे शांत कराने वाला योग्य शासक नहीं बचा। ठीक है, जिसके कारण जो है विदेशी आक्रमण के विरुद्ध नीति का ना होना, यह भी एक मुख्य कारण याद रखिएगा, जिसके कारण अब समझिए, आप सोच रहे होंगे कि सर विदेशी आक्रमण से कैसे कनेक्शन होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई राजा है और वो अपना क्षेत्र का रक्षा नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति, याद रखिएगा, राजा से प्रमुख कौन है, तो यहां पर सेनापति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गया, इस प्रकार के इसके प्रशासन के अन्य व्यक्ति भी है। ठीक है, उस राजा को मारकर वो तुरंत क्या कर लेंगे, गद्दी हासिल कर लेंगे। ठीक है, यानी उनको पता होगा कि देखिए इनके मध्य जो है ना विभिन्न प्रकार की स्थिति तो बनी होती थी, लेकिन ये भी स्थिति होती थी कि राजा को
यह बात ध्यान देना होता था कि प्रजा की रक्षा किस बेस पे हो रही है, और आपका जो पॉइंट है, पावर पॉइंट है, याद रखिएगा, जिसमें आप इस पूरे साम्राज्य को चला रहे हैं, वो किस प्रकार की नीति से चल रहा है। ठीक है, अगर आपकी नीति पे ये इस प्रकार की नीति ना हो जिससे विदेशी आक्रमण या किसी क्षेत्र में बगावत होने पर उसे समाप्त करने की स्थिति ना बने, तो ऐसे में राजा की तख्ता पलट जो है बहुत तेजी से हो जाता था, यानी एक राजा जो है लंबे समय पर शासन नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये मुख्य 4 कारण याद रखिएगा, जिसमें उत्तराधिकारी अयोग्य होना, धार्मिक नीति में परिवर्तन होना, कर में वृद्धि होना और विदेशी आक्रमण के विरुद्ध जो है कोई नीति का ना होना। ठीक है, ये 4 मुख्य कारण याद रखिएगा किसके पतन का, मौर्य साम्राज्य के पतन का। ठीक है, अब देखिएगा सामान्य कारण की बात करते हैं, जिसमें सामान्य कारण आता है। ठीक है, सामान्य कारण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो याद रखिएगा अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिएगा, मैं इस पे जो पॉइंट है, जैसे उत्तराधिकारी का अयोग्य होना, है ना, उसके संबंध में मैं कुछ आपको बताता हूं कि इसको किसने बताया है, इतिहासकारों का नाम याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे कि कमजोर उत्तराधिकारी या अयोग्य उत्तराधिकारी का मतलब इसे कहा है डी एन झा ने, इतिहासकार है डी एन झा, डी एन झा का नाम याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि उत्तराधिकारी कमजोर या अयोग्य है, तो इसके कारण मुख्य कारण हुआ है पतन का। ठीक है, डी एन झा का नाम याद रखिएगा। उसके प्रकार उसी प्रकार जो है धार्मिक नीति। ठीक है, तो धार्मिक नीति के तौर पर याद रखिएगा हर प्रसाद शास्त्री। ठीक है, हर प्रसाद शास्त्री ने कहा है, याद रखिएगा, जिसमें धार्मिक नीति में परिवर्तन या धार्मिक नीति के कारण जो है, इस कारण से जो है याद रखिएगा, इसके बाद जो है याद रखिएगा कर्म वृद्धि या फिर अर्थव्यवस्था में कमजोरी आना। ठीक है, तो कर्म वृद्धि होगा तो अर्थव्यवस्था कमजोर होगा, है ना, तो याद रखिएगा इसे कहा है किसने, तो याद रखिएगा इसका जो डीडी कौशाम्बी। ठीक है, कर्म वृद्धि डीडी कौशाम्बी, डी डी कौशाम्बी। ठीक है, विदेश आक्रमण, या इसको आप कह सकते हैं, यहां पर एक शब्द और इसने जोड़ा हुआ है, याद रखिएगा नीति का कमजोर होना या प्रशासन का कमजोर होना। प्रशासन नीति का कमजोर होना याद रखिएगा, और ये व्यक्ति ही याद रखिएगा रमीला थापर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा रमीला थापर का। ठीक है, ये याद रखिएगा, आगे भी बहुत बार सुनने को मिलेगा रमीला थापर का नाम। ठीक है, अब देखिएगा सामान्य कारण की बात करें तो याद रखिएगा इसमें बहुत सारे कारण है सामान्य। ठीक है, जैसे कि पहला याद रखिएगा सामान्य कारण। ठीक है, जैसे अशोक का शांति व अहिंसा प्रिय नीति का होना। ठीक है, अशोक ने अपनी नीति बदल दी थी, क्या कर दिया था उसने कि अब जो है मैं किसी को नहीं मारूंगा, ना ही किसी प्रकार का युद्ध लड़ूंगा। ठीक है, तो ऐसे में जो है अब कोई भी राजा अपना काम छोड़ दे, राजा का काम ही क्या हुआ करता था, क्षत्रिय का काम था। ठीक है, रक्षा करना, और मान लीजिए कोई लड़ाई कर रहा है तो हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरे राजा इस बात को नहीं समझेंगे कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया है तो वो लड़ाई नहीं करेगा, हमको भी नहीं लड़ना उससे। ठीक है, वो तो लड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है भारत के क्षेत्र में धीरे धीरे बाहरी क्षेत्र का जो धीरे धीरे गबन हो रहा था, इस प्रकार से जो है ये क्षेत्र धीरे धीरे गबन हो गया इनके शांति और अहिंसा प्रिय नीति से। ठीक है, तो पहला अशोक का सामान्य नीति के सामान्य कार्य के तौर पर याद रखिएगा, जिसमें अशोक का शांति और अहिंसा नीति शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा जो है अशोक के समय जो है दूसरा मुख्य सामान्य कारण याद रखिएगा राष्ट्रीय चेतना का अभाव। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस एम्पायर को खड़ा किया था और उसके बाद उसको विस्तरित किया अशोक ने, उस समय जो है एक राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत हो चुका था, क्योंकि उस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के बाद जो है राष्ट्रीय चेतना का भाव धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि छोटे राजा ये समझ गए थे कि अगर भारत के क्षेत्र में जुड़ के नहीं रहेंगे, किसी मुख्य सत्ता के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, तो कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति आएगा और हमको उखाड़ के ले जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है उस समय राष्ट्रीय चेतना थी और ये डेवलप भी हो रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे जो है अशोक ने जब ये काम कर दिया, तो फिर राष्ट्रीय चेतना का अभाव भी होने लगा और धीरे धीरे लोग जो है फिर से अलगाव की तरफ आने लगे थे। ठीक है, जैसे ही याद रखिएगा, इस बात को समझिएगा, अशोक ने कलिंग को हराया,
और कलिंग को अपने अधिकार में किया, और उसके बाद हृदय परिवर्तन हो गया, और उसके बाद अशोक की मृत्यु के साथ ही तुरंत कलिंग अलग हो गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप कलिंग के बारे में, कलिंग राज्य के बारे में, तो पता चलेगा अशोक की मृत्यु के साथ ही कलिंग जो है अलग हो गया, और यहाँ पर दो तीन राजा जो है अपने आप को स्वतंत्र कर दिए। ठीक है, और उसके बाद जो है खारवेल के बारे में, इसी की बात आप पढ़ते हैं, है ना। तो इसका कारण है कि खारवेल जो है इस बारे में पूरी कहानी लिखता है अपना हाथी गुम्फा अभिलेख में, कि किस तरीके से अशोक ने उस क्षेत्र को जीता, और बाद में अशोक जो है अशोक की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र, कलिंग क्षेत्र क्या हुआ, फिर से आजाद हो गया। ठीक है, तो फिर से आजाद क्यों हो पाया, क्योंकि अशोक की मृत्यु हुई उधर, और उसके बाद ऐसा कोई योग्य राजा ही नहीं था कि कलिंग को अपने अंडर रख सके वो, है ना। तो ये मुख्य कारण है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इसके अलावा अप्रशिक्षित अधिकारीगण या तंत्र। ठीक है, मतलब इसके जो बाद में जब लोग आने लगे, पहले क्या होता था, तो मैंने आपको बताया था कि अशोक कैसे अपने अधिकारियों को चयन करता था। ठीक है, तो उपधा परिवीक्षण के तरीके से जो है वो अधिकारियों को रखता था। ठीक है, उपधा परीक्षण। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब अशोक की मृत्यु हुई उसके बाद क्या हुआ, जितने भी शासक आए अपने मनपसंद लोगों को लाकर अधिकारी गण बनाने लगे। ठीक है, अब वो अधिकारी अपने उस कार्य के लिए पारंगत है या नहीं है, मतलब उस क्वालिटी के साथ है कि नहीं, कि वो काम कर पाएगा नहीं, इसके तहत कोई लेना देना नहीं था। बस अपनी पसंद के लोगों को जो है प्रशासन में शामिल कर लेते थे, और इसके कारण क्या हुआ, अप्रशिक्षित अधिकारी तंत्र के कारण भी ये प्रशासन समाप्त हो गया। ठीक है, यानी अशोक ने तो बिल्कुल एक चयन का तरीका ढूंढा था, उपविधा कहा जाता था उसे, उपधा परिवीक्षण। ठीक है, अब इसके तहत जो है कोई मंत्री, जब तक उसके चरित्र, उसके कार्य प्रशासन के तौर पर जब उसका परीक्षा लिया जाएगा, तभी जाकर उसे शामिल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद आए हुए प्रशासक कहीं पर भी प्रशिक्षण का काम नहीं करते थे। ठीक है, उसके अलावा जो है एक और याद रखिएगा, प्रांतीय शासकों का अत्याचार। तो जैसे ही मैंने बताया कि अशोक की मृत्यु हो चुकी थी, तो इस भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों में जो प्रांतीय शासक थे, इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या करना चालू कर दिया, अत्याचार करना चालू कर दिया। ठीक है, जिसके कारण जो है वह क्षेत्र अपने आप ही धूमिल होने लगा, और ऐसे में धीरे धीरे जो है इसके टुकड़े होने लगे आपके मौर्य एम्पायर के। ठीक है, तो ये प्रांतीय जो शासक थे ये अत्याचार करने लगे थे अपने क्षेत्र में। ठीक है, अधिक कर वसूलना, अधिक स्थिति को खराब कर लेना। ठीक है, मतलब अपनी जो पॉलिसी थी, क्योंकि केंद्र सरकार के आधार पर था ये पहले, जब केंद्र में अशोक का शासन था, याद रखिएगा, तो ये सभी को मजबूती तौर पर जो है दबा कर रख सकता था कि अब मेरे हिसाब से रहना है आपको। ठीक है, लेकिन जब अशोक की मृत्यु हुई तो ये अपने आप को स्वतंत्र किए धीरे से, और अपना अत्याचार बढ़ाने लगे, और इस तरीके से धीरे धीरे जो है मौर्य एम्पायर समाप्त हो गया। तो ये मुख्य कारण है, याद रखिएगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि अशोक के पतन का मुख्य कारण, या अशोक साम्राज्य के मुख्य के पतन का कारण क्या है, कि मौर्य साम्राज्य किस तरीके से पतन हुआ, तो इसके मुख्य 4 कारण याद रखिएगा। लेकिन अगर सामान्य कारण की बात करें तो लगभग 8 से 10 सामान्य कारण निकल कर आते हैं। ठीक है, जिसमें अर्थव्यवस्था में कमजोरी आ जाना, या अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाना। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्यों समाप्त होगा, तो समझिए, इसमें दान देने की बहुत सारी प्रविधि दी गई है। यानी बौद्ध धर्म में सबसे मुख्यतः क्या है, दान देना। और आप एक बात नोटिस करेंगे कि दान इतना ज्यादा दिया जाता था कि ये जमीन जो है आप अपने नाम रख लो, 200 गांव जो है इसके नाम पर है, 300 गांव इसके नाम पर है। ठीक है, तो उस गांव में जो टैक्स लगता था, देखिए कैसा होता है, राजा जो है ना बौद्ध भिक्षुओं को दान देते थे। ठीक है, राजा बौद्ध भिक्षुओं को या अन्यायी को दान देते थे। तो ऐसे में हुआ क्या, जब ये दान देने की बात आई, मान लीजिए किसी बौद्ध भिक्षु को दान दे दिया गया 200 गांव, तो पहले इस ये गांव का मतलब ऐसा नहीं कि इस गांव का जमीन उसके नाम पे हो गया, ऐसा नहीं। 200 गांव का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर इस 200 गांव से जितना टैक्स आएगा वो अब ये व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, अब ये व्यक्ति को मिलेगा, मान लीजिए कि 200 गांव से ये टैक्स आया, और टैक्स ए व्यक्ति को मिला, अब ये टैक्स जो कि राजा के पास ज्यादा था वो नहीं गया। ठीक है, तो ये दान की प्रणाली इतनी तेज हो गई कि राजा के पास टैक्स आने का जो क्षेत्र था वो कम होने लगा। अब जो कम क्षेत्र था उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया, बिकॉज उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो यहाँ का टैक्स बढ़ा, तो अब ये लोग बगावत करने लगेंगे, क्योंकि ये टैक्स तो दूसरे के पास जाने लगा। ठीक है, इस प्रकार की टैक्स प्रणाली जो है अलग अलग जगह पर बंटने लगी थी, और दान दक्षिणा करते करते इस स्थिति में पहुंच गया कि टैक्स की स्थिति को छोड़िए, अभी स्थिति ये आ गई थी कि इतने बड़े एम्पायर को चलाना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो अंततः याद रखिएगा। अब इसके अलावा जो है और भी मुख्य कारण है, जैसे कि अब जैसे विदेशी आक्रमण का जो विरुद्ध है। ठीक है, तो अंततः देखिए यहाँ पर जो है ना, जब धम्म, संघ और बौद्ध से संबंधित जब तीनों रत्न की बात की जाती है, तो याद रखिएगा अशोक ने क्या कर दिया था, अपनी एक पॉलिसी लगा ली थी कि अब जो है अहिंसा ही हमारा मार्ग होगा, और हम किसी से युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अब बताइए मुझे कि कोई भी शासक ये ज्यादा आसान समझेगा कि राजगद्दी भी करना है बट किसी से लड़ना भी नहीं है, मरना भी नहीं है ना। तो अशोक के जितने भी वंशज आए, इन्होंने इसी प्रकार की नीति को अपनाना चालू कर दिया। अब अपनाना चालू किया तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो इनके राज्य कम होने लगे, लेकिन फिर भी ये जो है राजा की जिंदगी जी रहे थे। ठीक है, अंततः एक ऐसा समय आया जब पता ये चलता है कि
भारत के क्षेत्र में या मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र में बाहरी आक्रमण होने वाला है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अभी भी क्या है, जो अशोक के वंशज थे वो अभी भी इसी बात पे थे कि अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, चाहे बाहर का कोई भी आ जाए, आक्रमण कर ले या कुछ भी कर ले। ठीक है, तो प्रजा तो है, एक तो नुकसान होगा। प्रजा ये चाहती थी, समझिएगा, प्रजा का काम या प्रजा का जो मतलब है वो ये है कि राजा उसकी रक्षा करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तलवार तो इसने नीचे छोड़ दिया था। अब उसी स्थिति में क्या है कि अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि यहाँ के जो सैनिक थे, ठीक है, इस सम्राट के जो सैनिक थे यानी कि वृहदत्त, याद रखिएगा अंतिम शासक जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, वृहदत्त नाम इसका, और इसने भी क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। ठीक है, अब ऐसे में जो इसके सेनापति जो है, याद रखिएगा, पुष्यभूति सुंग, इसने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, एक मार्च फास्ट के समय जो है, याद रखिएगा, मार्च फास्ट यानी कि सैनिक जो सैन्य एक प्रकार होता है, अभ्यास होता है, उस अभ्यास के दौरान ही वृहदत्त की हत्या कर दी गई। और इस प्रकार से पुष्यभूति ने क्या किया, वृहदत्त को मार करके पुष्यभूति यानी सुंग वंश की स्थापना कर दी, और यहां से सुंग वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अशोक के मौर्य काल के अंत का कारण क्या था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसी बात पे जो है आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि मौर्य का मौर्योत्तर काल, यानी ये जो काल है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मौर्योत्तर काल या आफ्टर मौर्य इंपायर, मौर्योत्तर काल। ठीक है, अब देखिएगा मौर्योत्तर काल की जो स्थिति है ना वो ऐसी है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने ये बताया था कि यहां पर जो स्थिति ये है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है इसने विवाह किया था हेलेना से। ठीक है, इसका एक फैमिली वहां रहता है ना, बाहर की तरफ भारत के बाउंड्री पे। ठीक है, तो इस मौर्योत्तर काल की जो स्थिति है, ये पृष्ठभूमि को समझिएगा थोड़ा सा कि इसकी जो स्थिति है उसमें दो प्रकार के लोग आएंगे। ठीक है, एक भारत के लोग जो कि भारत के अपने उत्तराधिकारी के तौर पर, ठीक है, देखे जाएंगे इसको, और दूसरा बाहरी उत्तराधिकारी, यानी कि भारत से बाहर जो विदेशी जो उत्तराधिकारी हैं, याद रखिएगा, इन दोनों को देखा जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इन दोनों की स्थिति के साथ याद रखिएगा कि मौर्योत्तर काल की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे प्रारंभ होती है या इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त, बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यभूति सुंग ने पुष्यभूति सुंग ने की। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, पुष्यभूति ने क्यों किया। कोई भी सेना तो अपने राजा को भगवान समझता है, क्यों किया, क्या कारण था ऐसा करने का। तो स्थिति ये समझिए कि जब राजा, ठीक है, अपने कार्य ना कर पाए, ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए आप इसको हटाने की कोशिश करेंगे ना, कि राजा को हटा देते हैं और दूसरा कोई साम्राज्य में शामिल कर लेंगे, तो कौन आएगा, उसी राजा का फिर बेटा आएगा। ठीक है, फिर वो असफल होगा। तो इस समय ये समय था कि जब ये चुनाव करना कि राजा या अशोक का जो वंशज है वो कितना सक्षम होगा इस एम्पायर को बचाने में। ठीक है, तो देखा ये गया कि ये जो है बिल्कुल सक्षम नहीं है, ना ही इसके वंशज सक्षम है, क्योंकि सभी के सभी किस प्रकार के डीएनए में जा चुके हैं या किस प्रकार के कॉन्सेप्ट में जा चुके हैं, बौद्ध के। और बौद्ध के डीएनए या बौद्ध के जो कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, वो हमेशा अहिंसा की बात करता है। ठीक है, और भारत के या इस मौर्य एम्पायर के बाहर जो है ना, ये विदेशी आक्रमण की स्थिति इतनी तेज बनी हुई थी कि वो कभी भी एम्पायर में आक्रमण करके भारत को जीते जा सकते थे। ठीक है, और राजा अगर कमजोर होगा तो सैनिक अपने आप कमजोर हो जाता है। ठीक है, ऐसे में याद रखिएगा कि पुष्यभूति जो सुंग है, याद रखिएगा, यह एक ब्राह्मण है जो हिंदू धर्म को मानता है। ठीक है, ये एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण होने के साथ जो है इसका आना ही जरूरी था। सोचिए ब्राह्मण ही क्यों आया यहाँ पर, कोई और सेनापति, अब देखिए इतनी बड़ी सेना, और इतनी बड़ी सेना में जो है सिर्फ ब्राह्मण ने क्यों मारा, इसका कारण समझिए, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल गया किसका, सैनिकों का। ठीक है, और सैनिक भी ये चाहते थे कि इस एम्पायर को आप समाप्त करना जरूरी है। ठीक है, जैसे तख्ता पलट होता है, सुना होगा आपने, श्रीलंका हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, इस तरीके का। ठीक है, तो उस तरीके की स्थिति आई थी जहां पर राजा को समाप्त करके अब एक नया सिस्टम चालू करने की जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, यानी जहां पर, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बौद्ध धर्म खराब है या बौद्ध धर्म का अस्तित्व अच्छा नहीं है, लेकिन एक बात समझिएगा कि बौद्ध धर्म के साथ जो है ना, कोई एक साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकता, बौद्ध धर्म के साथ साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता, और लोकतंत्र में ये चल सकता है,
ठीक है, लोकतंत्र यानी कि जब आप किसी सोवरेनिटी के साथ चलेंगे तो सोवरेनिटी कर सकते हैं, बिकॉज लोकतंत्र है, प्रजा, ठीक है, जहां पर हम सभी चीजों को क्या इलेक्शन के थ्रू कर सके। बट राजा और प्रजा के संबंध में बिल्कुल नहीं कर सकते, कि अगर राजा जो है बौद्ध धर्म को मानने लगेगा तो ये लंबे समय तक, ज्यादा समय तक अपने वंशज को नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म की जो नीति है वो कभी भी राजा यानी क्षत्रिय और प्रजा के हिसाब से नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसके लिए चाहिए कि हम जो है राजा अपना कार्य एक प्रॉपर तरीके से करे, प्रजा की रक्षा करे, ठीक है, अपने धन ध्यान को बढ़ाने में काम करे, ठीक है, और वही प्रजा जो है राजा का सपोर्ट करे। लेकिन जब यहां पर राजा का सपोर्ट प्रजा और सैनिक ना कर पाए तो ऐसे में राजा समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा, और यही स्थिति बनती थी यहां पर। ठीक है, तो पुष्यभूति शुंग जो है, याद रखिएगा, इसको ये जानकारी मिल गई थी कि भारत के बाहर यानी विदेशी आक्रमण का जो समय था ये बहुत महत्वपूर्ण समय हो गया था। जैसे मैंने चाणक्य के बारे में बताया था, तो पुष्यभूति शुंग ने भी यही किया था, याद रखिएगा। इसने अपने साम्राज्य को या इस पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए जो है क्या किया? वृहदत्त की हत्या कर दी। ठीक है, और वृहदत्त की हत्या के साथ ही जो है शुंग वंश की स्थापना की, और शुंग वंश जो है आगे चलकर, याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे युद्ध होंगे अभी। ठीक है, तो इस युद्ध का कारण क्या था? अब इसको पता था कि अगर वृहदत्त के समय ये युद्ध होता है तो हम जाने वाले हैं, ये पक्का है। क्यों? अब सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि पुष्यभूति लड़ लेता। नहीं लड़ सकता, याद रखिएगा। कभी भी किसी राजा के साथ उनकी सैनिक का होना बहुत जरूरी होता है, और सैनिक के साथ राजा का होना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए पूरी सैनिक बची हुई है, ठीक है, ऐसा समझाता हूं मैं आपको, युद्ध हो रहा है, युद्ध का एक नियम होता है, याद रखिएगा, कि अगर राजा और सैनिक में सैनिक मर जाता है, ठीक है, सैनिक मर जाता है और राजा राजा बच जाता है और राजा की जीत होती है, तो इसको जीत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी है, याद रखिएगा, कि राजा मर जाता है और सैनिक जीत जाता है, तो भी ये हार होती है। ठीक है, एक राजा जो है इतनी बड़ी सैनिक क्षमता को चलाता है, और ऐसे में जो है सैनिक का जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राजा का बचा होना भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसलिए जो है इस युद्ध की प्रणाली में राजा अगर मर गया और सैनिक बच भी गए और जीत भी गए तो भी वहां पर जीत नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको हार ही माना जाता है, हार ही कंसिडर किया जाता है। और ऐसे में जो है राजा के मरने के बाद सैनिक अपने आप भाग जाते हैं। मतलब उस स्थिति को समझिएगा कि युद्ध की जो स्थिति होती है उसमें सैनिक कितने भी बचे हुए हों, लेकिन अगर अपने राजा को मरते देख लिया उन्होंने, ठीक है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि राजा के मरने के बाद उसको छिपा दिया जाता है, ताकि सैनिकों का जो मनोबल है वो टूटे मत और लगातार युद्ध करते रहे। अगर ये अपने राजा को मरते हुए देख लेंगे तो फिर देखिएगा कि सैनिक भाग जाएंगे वहां से। ठीक है, ये स्थिति बनी होती है। इसलिए जो है ये बहुत जरूरी था कि राजा का वहां ना होना, ठीक है, या फिर किसी वंश का दूसरे वंश का होना, ये बहुत तय करता था कि मौर्य एम्पायर को बचाया बचाया जा सकेगा या नहीं। ठीक है, तो ये उस समय का एक प्रावधान है, समझिएगा, जहां पर पुष्यभूति शुंग ने क्या किया था? वृहदत्त की हत्या की और मौर्य एम्पायर को समाप्त कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर जो है ना, अब दो प्रकार के लोग आएंगे, यानी जिसको हम कहेंगे उत्तराधिकारी। देखिएगा उत्तराधिकारी क्या होता है। तो सामान्य तौर पर जैसे कि मैंने बताया कि मौर्य एम्पायर के, जैसे आपने एक बार तो देखा ही होगा कि कभी आज के समाज में भी हमारे यहाँ ऐसा ही है कि अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो वो तुरंत कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के लोग पहुंचते हैं वहां पर कि मैं उसका चाचा लगता हूँ, मैं उसका फूफा लगता हूँ, है ना। उसके बाद अपना क्षेत्र कब्जा करने के लिए जो है ना लोग पहुंचेंगे और याचिका दायर भी करेंगे, पीआईएल दायर करेंगे कि नहीं नहीं मेरे को भी ये जमीन में हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी आ जाएंगे। उसके बाद भले आप जिंदगी भर उसके कभी ना देखे हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं से आएंगे। ऐसे दो तीन केस मैं देखा हूं अभी की स्थिति में, ठीक है, जिसमें जो है 20-20 साल पुराने लोग, 30-30 साल पुराने लोग कहां से उठ के, और वो कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन पता नहीं कहां से आ जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है उत्तराधिकारी का सिचुएशन, ये हर जगह पे होता है और उस समय भी था। ठीक है, तो ये उसी समय में याद रखिएगा कि जैसे ही वृहदत्त की मृत्यु होती है, ठीक है, तो वृहदत्त की मृत्यु के बाद या मौर्य एम्पायर को समाप्त होने के साथ ही जो है उसके उत्तराधिकारी तुरंत अब उसमें कब्जा हासिल करने के लिए आने लगते हैं। ठीक है, कि मुझे भी इस हिस्से का हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा अब उत्तराधिकारी के तौर पर जो है यहां पर दो प्रकार के उत्तराधिकारी माने जाएंगे, याद रखिएगा, या फिर इसे दो भाग में बांटा जाएगा। एक है आपके स्वदेशी उत्तराधिकारी। ठीक है, स्वदेशी उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जो लोग इसी देश से संबंधित है, ठीक है, तो स्वदेशी उत्तराधिकारी। एक है आपके स्वदेशी उत्तराधिकारी और एक है आपके विदेशी उत्तराधिकारी। ठीक है, तो देखिएगा
इसके बारे में भी हम समझेंगे। और एक है आपका विदेशी उत्तराधिकारी। विदेशी उत्तराधिकारी, ठीक है। विदेशी उत्तराधिकारी में कौन कौन आता है, तो याद रखिएगा, इसमें आते हैं यवन, पार्थियन, ठीक है, यवन साम्राज्य के लोग, पार्थियन के लोग, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यवन जो है इसे इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, ठीक है, इंडो ग्रीक, याद रखिएगा। फिर पार्थियन, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके शक और कुषाण, ये लोग हैं विदेशी, याद रखिएगा। यवन को एक नाम से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है ना, यवन को जो है इंडो ग्रीक या यवन, ठीक है, उसके बाद पार्थियन याद रखिएगा, उसके बाद जो है आपका कुषाण याद रखिएगा और शक याद रखिएगा। वही स्थानीय की बात करेंगे तो याद रखिएगा, आपका सबसे पहला जो वंश है सुंग वंश, कर्ण वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन, ये आपके देशी उत्तराधिकारी हैं, जो कि इसी देश से संबंधित है, याद रखिएगा, जो एक के बाद एक जो है वहां पर किसी ना किसी को मारकर या फिर किसी स्थिति से जो है अपना वंश स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, एक तरफ जो है आपके कौन है, स्वदेशी, और एक तरफ है आपके विदेशी, जो कि मौर्य एम्पायर को दो हिस्सों में बांटने का तैयार है, ठीक है। अब इसके थोड़े से पिक्चर को समझिएगा, इस पिक्चर को थोड़ा सा हम देखेंगे और स्थिति को समझेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद मौर्य मौर्य या मौर्योत्तरकालीन साक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहले तो मैप में देखिएगा, ये मैप जो है, अब इस मैप में ये देखिएगा कि इस क्षेत्र में जो है कौन कौन से वंश कहाँ कहाँ पर आ गए थे, या किस तरीके से ये लड़ाई चलने वाली है, ठीक है। मतलब एक सिचुएशन को ऐसा समझिएगा कि यहाँ पर जो है सातवाहन वंश कहाँ पर अपना क्षेत्र स्थापित करते हैं, कर्ण वंश और सुंग वंश की स्थिति क्या बनती है, ठीक है। और वही अगर आप कहेंगे बाकी पार्थियन की, शक की या फिर बाकियों की, तो वो उनकी स्थिति क्या बनी है, ठीक है। तो इस मैप से थोड़ा समझ पाएंगे आप कि जो स्थिति है वो कैसा है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा, हम विदेशी उत्तराधिकारी की बात करें तो याद रखिएगा, विदेशी उत्तराधिकारी की स्थिति जो है वो यहां पर है, ठीक है। ये जो हिस्सा है, याद रखिएगा, विदेशी उत्तराधिकारी का है। अब विदेशी उत्तराधिकारी में याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में जो है बैक्टीरिया, ठीक है, ये जगह का नाम याद रखिएगा बैक्टीरिया, इस क्षेत्र का हिस्सा बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, याद रखिएगा। और अभी आपको बार बार इतिहास में इनका नाम भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अफगानिस्तान क्षेत्र याद रखिएगा, और उसी बात जो है आपका पार्थियन, पल्लव, यूनान राज्य, ठीक है, बैक्टीरिया, यूनान राज्य, पार्थियन, पल्लव, और एक नाम और याद रखिएगा जो कि यवन से संबंधित है, ठीक है, जैसे कि आपका ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बैक्टीरिया, एक रहेगा आपका यूनान राज्य, पार्थियन राज्य और आपका पल्लव, ठीक है। इन सभी राज्यों का क्षेत्र देखेंगे हम लोग, और उसके बाद देखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका, यहां पर शकों का राज्य बनता है, ठीक है। इस क्षेत्र में जो है शकों का शासन बनेगा बाद में, शक का क्षेत्र ये है पर है, ठीक है। तो जब भी आप गुजरात के जूनागढ़ वाला जो क्षेत्र देखेंगे वहां पर शकों का शासन आ जाता है, ठीक है। तो शक का जो भारतीय राज्य जैसे ही कंप्लीट होगा या भारतीय शासन धीरे धीरे कमजोर होगा, तो याद रखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका, शकों का राज्य इसमें डेवलप होगा, याद रखिएगा। तो भारतीय राज्य के बाद जो है शकों का राज्य यहाँ पर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। उस क्षेत्र में शक का क्षेत्र होता है। और वही अगर हम लोग बात करें सुंग साम्राज्य का और उसके बाद आपका सातवाहन का, तो याद रखिएगा ये जो नदी है आपकी नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी से इस क्षेत्र में आपका शकों का साम्राज्य हुआ, इसके नीचे आपका
सातवाहन, और ये आपका बच गया क्या, सुंग साम्राज्य। ठीक है, तो ये क्षेत्र आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो शकों का साम्राज्य बनेगा, यानी धीरे धीरे देखिए ये पूरा क्षेत्र कहां तक था, यहां तक था पूरा मौर्य काल। लेकिन मौर्य काल में ये बैक्टीरिया, ये वाले हिस्से आ गए, याद रखिएगा। इनकी कहानी आप अलग से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हम जब विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे विदेशियों के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है। और फिर स्टार्ट करेंगे इधर बाहर के क्षेत्र के बारे में, और फिर तब जाकर संगम काल की ये वाली स्थिति को पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। क्योंकि मौर्य वंश पढ़ रहे हैं तो मौर्योत्तर काल को भी अटैच में पढ़ेंगे, तो जल्दी आपको ये समझ में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मौर्योत्तर काल क्यों ज्यादा फेमस हो रहा था। इसका कारण था मौर्योत्तर काल की जो स्थिति है, इसमें एक शासक नहीं है। अब लगातार जो है आपको शासन टू शासन जो है, जल्दी जल्दी शासन के परिवर्तन का काल मिलेगा, ठीक है। मौर्यों ने काफी लंबा शासन किया था, याद रखिएगा। मौर्य का जो टाइम जोन रहा है काफी लंबा रहा है, तो उसके आधार पर जो है, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका 183 के बाद की स्थिति बनेगी, ठीक है, तो 183 के बाद याद रखिएगा लगातार आप परिवेश में बदलाव आएगा, ठीक है। तो ऐसे में सुंग वंश की स्थापना, ठीक है, पुष्यभूति सुंग ने की, याद रखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कर्ण का समय आएगा, फिर सातवाहन का समय, और उसके बाद जो है इधर जो बाहरी आक्रमण क्षेत्र है आपका विदेशी राज्यों का रहेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके थोड़ा सा पहले सुंग वंश के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मौर्योत्तर के संबंधी जो कुछ आपके अभिलेख हैं, मुख्य अभिलेख, ठीक है, उन अभिलेखों का की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ऐसे इंस्क्रिप्शन याद रखिएगा जो कि मुख्य तौर पर अभिलेख के तौर पर फेमस थे, ठीक है, जिससे हमें जानकारी मिलती किसके बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा सिनकोट अभिलेख, नाम है सिनकोट अभिलेख। सिनकोट अभिलेख याद रखिएगा, सिनकोट अभिलेख। उसके बाद है आपका तख्ते बही, तख्ते बही अभिलेख। इसके सामने जगह जरूर छोड़ दीजिएगा ताकि किसका अभिलेख है ये बता सकूं मैं आपको, है ना। उसके बाद है पंजतर अभिलेख, पंजतर अभिलेख, पंजतर अभिलेख याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। और इस अभिलेख के बाद याद रखिएगा तीन चार अभिलेख और हैं, जिसमें नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, ठीक है, नानाघाट अभिलेख। इसके बाद आता है आपका नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। और एक याद रखिएगा बेसनगर अभिलेख, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे सिनकोट अभिलेख जो है ना मिनांडर का है, याद रखिएगा, और इसको आईएमपी कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है, मिनांडर सिनकोट अभिलेख, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा अभिलेख याद रखिएगा तख्ते बही गोंडो फर्निस, ठीक है, गोंडो फर्निस याद रखिएगा का अभिलेख है, ठीक है, गोंडो फर्निस का अभिलेख। पंचतर जो है याद रखिएगा ये कुषाणों से संबंधित है। उसके बाद जो है आपका जूनागढ़ अभिलेख तो हमेशा याद रखिएगा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका रुद्रदामन का, शकों से संबंधित याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद नानाघाट अभिलेख याद रखिएगा नागनिका से संबंधित है, नागनिका, ठीक है, नागनिका। और उसके बाद याद रखिएगा नासिक अभिलेख जो है गौतम बलश्री, गौतम बलश्री, ठीक है। अयोध्या याद रखिएगा धनदेव, और वहीं बेसनगर अभिलेख याद रखिएगा हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। तो तीन अभिलेख को याद करिएगा, पहला सिनकोट अभिलेख याद कर लीजिएगा, दूसरा आपका जूनागढ़, और तीसरा बेसनगर,
ठीक है, ये 3 अभिलेखों का नाम याद रखिएगा कि किसका किससे संबंधित है। और ये सभी चीजें जो है ना मौर्योत्तर काल से याद रखिएगा। अभी सुंग वंश केवल याद नहीं रखिएगा कि सुंग वंश स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अभी सुंग वंश हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, कंबाइन सभी के बारे में एक साथ। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे विशेष तौर पर सुंग वंश की, तो उसके लिए स्रोत या सोर्स को अलग से पढ़ेंगे कि उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, ये पूरी जानकारी देता है मौर्योत्तर काल के बारे में, याद रखिएगा, जिसमें कब कब सुंग वंश रहा, कब सातवाहन वंश रहा, कब शक वंश रहा, कब बैक्टीरिया के क्षेत्र में रहा, ठीक है, या विदेशी आक्रमणों में जो है ये जो सभी विदेशी जो क्षेत्र है याद रखिएगा, इनका समय कब कब रहा। तो ये सभी जानकारी दे रहे हैं। जैसे गोंडोफर्निस के बारे में पढ़ेंगे, अभी मिनांडर के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण, रुद्रामन, नागनिका, गौतम बलश्री, धनदेव, हेलिडोरस, ये सब का नाम आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो सब जो नाम है याद रखिएगा, आधे विदेशी और आधे स्वदेशी है। ठीक है, जो जानकारी देते हैं कि मौर्योत्तर काल कब से कब रहा और क्या स्थिति बनी रही इसकी। ठीक है, चलिए तो देखिएगा मौर्योत्तर काल के संबंध में जो है दो वर्गों में जब इसे बांटा गया, ठीक है, मौर्योत्तर काल में याद रखिएगा, तो इसकी जो स्थिति बनी, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो समय रहा उत्तराधिकारी के तौर पर याद रखिएगा, तो जैसे ही 185 ईसा पूर्व का समय आता है याद रखिएगा, 183 के आसपास जो है क्या होता है, समाप्त होता है, यानी मौर्य काल जो है अब धीरे धीरे कमजोर पड़ गया था और खत्म हो रहा था। ठीक है, और 185 से स्टार्ट होता है याद रखिएगा सुंग वंश। ठीक है, तो जैसे मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है, तो शुरुआत के समय में सबसे पहले जो शासक या जो स्थिति बनती है वो सुंग वंश का बनता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और कई बार जो है ना एग्जाम में पूछा गया कि सुंग वंश की स्थापना किस धर्म के आधार पर की गई है, तो ब्राह्मण धर्म के आधार पर। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये ब्राह्मण धर्म के आधार पर, तो बौद्ध धर्म को समाप्त करते हुए जो है ब्राह्मण धर्म की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा सुंग वंश के बारे में। ठीक है, अब देखिएगा सुंग वंश के बारे में हम तीन बातों को समझेंगे। पहले सुंग वंश की स्थिति क्या थी और किस तरीके के संदर्भ में जो है सुंग वंश ने अपना प्रारंभिक जानकारी जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो 185 ईसा पूर्व या बीसी से स्टार्ट होता है ये समय, 185 टू 75 बीसी का समय। ठीक है, 185 से 75 ईसा पूर्व। ठीक है, अच्छा, जूनागढ़ के बारे में याद जरूर कर लीजिएगा। जूनागढ़ को मैंने बोला है आपको, रुद्रतामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसको कम से कम 7 बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा ये जाता है कि मौर्योत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा, तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और याद रखिएगा एक अलग प्रकार की शैली में लिखा गया, टेक्निक में लिखा गया है, वो चंपू शैली। ठीक है, तो चंपू याद रखिएगा, इसका नाम है चंपू। ठीक है, तो चंपू शैली में लिखा गया अभिलेख है। ठीक है, चंपू शैली, तो याद रखिएगा चंपू शैली क्या होता है, जिसमें गद्य और पद दोनों हो। ठीक है, मतलब इसमें कविता भी हो, ठीक है, और कहानी भी हो, इस प्रकार के अभिलेख से लिखा गया चंपू शैली का अभिलेख, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे चंपू शैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा रुद्र दमन का अभिलेख है। और किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। विदेशी था, सोचिए, विदेशी था बट संस्कृत में लिखवाया था। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। बाकी सभी अभिलेखों के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी अभिलेख हैं जिसका मैंने नाम आपको बताया, सिनकोट, तख्ते बही, पंचतर, जूनागढ़, नानाघाट अभिलेख, ये जो नागनिका है याद रखिएगा, ये सातवाहन शासक की पत्नी है नागनिका। ठीक है, उसने भी लिखवाया था, मौर्योत्तर काल से संबंधित अभिलेख बनवाए थे। ठीक है, गौतम बलश्री आपके सातवाहन काल से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये अयोध्या अभिलेख जो है ना, ये अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देता है कि इस समय जो है 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे। तो आप सोचिए कि कौन है जो बौद्ध धर्म में अश्वमेध यज्ञ कराएगा, कोई नहीं। तो कब होगा, मौर्योत्तर काल में। इससे जानकारी मिलती है कि अयोध्या के क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहां पर 2 बार अश्वमेध यज्ञ हुआ था। और किसने ये जानकारी दी थी, धनदेव ने दी थी। ठीक है, अयोध्या अभिलेख में। उसके बाद बेसनगर अभिलेख याद रखिएगा, ये आपका विदिशा वाला क्षेत्र है, एमपी का क्षेत्र है, बेसनगर विदिशा। ठीक है, तो हेलियोडोरस के संबंध में ये जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, कि इस क्षेत्र में कौन कौन आ गया था, कौन शासक बन गया था। तो अभी आप देखेंगे कि आपके भारत के क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है किसने किसने शासन किया और कौन कौन यहाँ पर आया था। ठीक है,
चलिए सुंग वंश की बात करते हैं। सुंग वंश की स्थापना किसने की है? पुष्यभूति सुंग ने स्थापना की है, याद रखिएगा। ठीक है, इसने क्या किया था, अपना राजधानी परिवर्तन कर लिया था, याद रखिएगा। तो पहले राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र कहने का मतलब है कि आपका जो यूपी वाला सेक्शन, बिहार वाला सेक्शन है, ठीक है, तो वहां पर था पहले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय से जो है अब पाटलिपुत्र को बहुत इंपॉर्टेंस मिला। ठीक है, लेकिन जैसे ही पुष्यभूति शुंग आता है, याद रखिएगा, इसने अपनी राजधानी बदलकर क्या कर दिया? एमपी। ठीक है, तो एमपी में अपनी राजधानी कर दी, विदिशा क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ठीक है, अयोध्या अभिलेख किसके नाम से? धनदेव, अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो धनदेव कौन था? बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि धनदेव जो था ना, वो राज्यपाल था, गवर्नर था। कहाँ का? अयोध्या का। ठीक है, इस समय में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से जो है ना, उसने मतलब हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है वो एम्पायर जब फैला हुआ था, उसी समय जो है ना, जब ये पुष्यभूति शुंग का समय आता है, याद रखिए शुंग वंश का आता है, तो उसने राज्यपाल बनाया था कहाँ का? अयोध्या का। किसको? धनदेव को। और उसने अपने अपने अभिलेख में जो है ये जानकारी देता है कि ये जो है विदिशा में अपना राजधानी ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अंतिम शासक कौन है, तो याद रखिएगा इस वंश का, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो इतिहास का सबसे पहला एग्जाम का क्वेश्चन जो है ना, यही दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक संस्थापक का नाम और एक अंतिम व्यक्ति का नाम। ठीक है, ये दोनों चीजों पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इतिहास के कोई भी एक सेक्शन को पढ़ें, ठीक है, तो संस्थापक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी अभी आपने स्थापना को पढ़ते चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा स्थापना जो है या संस्थापक या किसी को कोई भी वंश को स्थापित करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो वृद्धत हो, तो मौर्य तो आपको पढ़ने में बहुत आसान लगेगा, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी स्थापना की है ना। दूसरा आपको आसान लगेगा कि उसमें व्यक्ति कौन था, अंतिम व्यक्ति वृद्धत था। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि मगध जो है ना, इसकी शुरुआत ही वृद्धत से हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हर्यक वंश आया। ठीक है, उसके बाद नागवंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के जाते जाते जो है मगध साहब। ठीक है, तो अब इस समय जो है आपको याद रखना है कि अब आप एक नए आयाम में पहुंच चुके हैं, और ये शुरू है शुंग वंश से। ठीक है, याद करते चलिएगा, धीरे धीरे हर एक फैक्ट पे याद करते चलेंगे तो देखिए कंसाइन होते जाएगा आपके दिमाग में, जो है इतिहास एकदम सिस्टमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, बीच बीच में कुछ भी चीजें देखिए, इतिहास को देखने से ना हमको लगता है कि ये बहुत बोरिंग है और फैला हुआ है पूरी तरीके से, इधर उधर कहाँ से फैला हुआ है पूरा पूरा। ठीक है, इसको समेटने का समय है, आप आराम से समेट सकते हैं, अगर आप सही दिशा कोण से पढ़ेंगे आप आराम से समझ पाएंगे कि आप जैसे जैसे डायरेक्शन वाइज पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सिस्टमेटिक इसको याद करते जाएंगे, सभी के बारे में सब कुछ पता रहेगा आपको। ठीक है, फैक्ट को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा, कहानी को अगर एक बार भी पढ़े हुए हैं तो वो आपको याद रहेगा, लेकिन फैक्ट जो है ना वो 2 3 बार करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के बारे में कुछ फैक्ट नया पता चला है, उसको 2 3 बार पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर भी कभी भी 2 साल में एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो वो फैक्ट आपके पास दिमाग में रहेगा। बाकी ये सिस्टमेटिक है, और सिस्टमेटिक करने के लिए इसको हमेशा हर साल में 1 बार 2 बार जो है इतिहास को जरूर पढ़ें। ठीक है, देखिएगा ये आप अपने दिमाग में ना कंसाइन हो जाएगा, प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसके बारे में पुष्यभूति शुंग ने जो है स्थापना की है, याद रखिएगा, और उसके संबंध में जानकारी मिलता है कहां पर, तो याद रखिएगा इसके जो अभिलेख है, ठीक है, साक्ष्य संबंधित एविडेंस की बात कर सकते हैं हम लोग इसको, अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। ठीक है, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं अयोध्या अभिलेख से, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके समय में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हैं, पुष्यभूति शुंग या शुंग वंश के संबंध में 3 बातें आपको याद रखना है। ठीक है, पहला, याद रखिएगा कि ये जो है ना उज्जैन का निवासी था। ठीक है, और शुंग वंश के जो लोग थे, इनके जो पूर्वज थे, वो क्या करते थे, मौर्य वंश के शासकों की सेवा करते थे, मतलब इनका काम था क्या करना, सेवा करना। ठीक है, तो संबंधित रूप से चीजें चल रही हैं प्रॉपर। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना होगा कि
कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसका एक रीजन उसको भले ही दिखाया जाता है ना। उसी प्रकार जो है जब वो सेवा करते थे तो मौर्य साम्राज्य को समाप्त क्यों किया, ठीक है। तो इससे एक जानकारी मिलती है, दो जानकारियां मिलती है। जिससे पहला मिलता है कि ये बहुत ज्यादा कट्टरवादी था, ब्राह्मण कट्टरवादी, ठीक है। कट्टरवादी का मतलब होता है कि धर्म को नष्ट होते नहीं देखना चाहता था ये, ठीक है। तो प्रारंभिक समय में इसका ऐसा था कि पुष्यभूति के बारे में जो इतिहासकारों ने बताया है वो दो चीजों में बताया है। एक, जो पुष्यभूति को जो है कट्टरवादी मानते थे, और दूसरा समभाव धर्म नीति के साथ जुड़े हुए मानते थे, ठीक है। तो दोनों का प्रमाण मिलता है। देखिए, अब इसी के संबंध में पुष्यभूति के बारे में दो बातें याद रखिएगा। पहला, ये निवासी कहाँ का था, तो उज्जैन का याद रखिएगा। पुष्यभूति निवासी था उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तटीय क्षेत्र में निवास करते थे। इनके पूर्वज जो है उज्जैन से संबंधित थे, याद रखिएगा, और ये क्षिप्रा नदी के तट पर रहते थे, ठीक है। और इन्हें हमेशा से इतिहासकारों ने क्या बताया, दो क्षेत्रों में बताया, याद रखिएगा। पहला, कि वृहदत्त की हत्या के बाद जो है ना, पुष्यभूति सुंग जो था, याद रखिएगा, ये एक सेनापति था, ठीक है। तो सेनापति शासक बना, याद रखिएगा। और इसने जो है जैसे ही शासक बना, याद रखिएगा, राजधानी परिवर्तित कर लिया, ठीक है। पाटलिपुत्र से विदिशा ले आया, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा अब यहां पर कई बार जो है ना, इससे पूछा जाता कि कारण क्या था कि इसने हत्या क्यों की, तो याद रखिएगा विदेशी आक्रमण इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण दिया गया है। कि पुष्यभूति, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पुष्यभूति था, इसको आप थोड़ा सा स्टोरी लाइन से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये बैठे, क्योंकि ये बस स्टोरी लाइन नहीं है, इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि ठीक है, इससे संबंधित जो जानकारी मिलती है वो केवल इतिहासकारों के मानने के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो पुष्यभूति जो था, याद रखिएगा, एक कट्टर ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। तो ये पहला कारण हो सकता है जिसके कारण इसने वृहदत्त की हत्या कर दी। दूसरा कारण याद रखिएगा कि विदेशी आक्रमण के सार, यानी फॉरेनर जो लोग थे, याद रखिएगा, आक्रमण करने वाले थे, इसके संबंध में कब, मौर्य एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। जहां पर ये जानता था कि अगर शासक वृहदत्त रहेगा तो हम हार जाएंगे और सैनिकों के द्वारा जो है मनोबल टूट जाएगा। वो सेनापति था, याद रखिएगा। और सेनापति को सेना के बारे में पता होता है कि सेना कब सपोर्ट करती है और कब सपोर्ट नहीं करती है, और ऐसे कारणों से जो है उसने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो विदेशी आक्रमण दूसरा कारण था, याद रखिएगा। तो दो मुख्य कारण थे, याद रखिए, जिसने उसकी हत्या के दर्शाता है कि उसकी हत्या क्यों की थी। एक, ब्राह्मण होने के कारण हो सकता है, जिसमें वो बौद्ध धर्म की स्थिति या धार्मिक नीति का इतना विस्तार हो चुका था कि ब्राह्मण धर्म धीरे धीरे से संकुचित होने लगा था, ठीक है। अब संकुचित से होने से बचने के लिए जो है पुष्यभूति ने क्या किया, एक हाथ आगे बढ़ा दिया, यानी हत्या कर दी। अब इसके बाद जो है स्थिति ये बनी कि अब तो देखिए, इसमें दो कारण आप एक बात और कह सकते हैं। एक तो मौर्य साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था, धीरे धीरे वंशज जो है धीरे धीरे जो है क्या हुए थे, कमजोर हो चुके थे। और दूसरा जो है, ये मजबूत था, सेनापति था, है ना, सेना इसकी सुनती थी, याद रखिएगा। तो ऐसे में जो है इसने अपना एक हाथ बढ़ाया और उसके बाद हत्या कर दी। दूसरा, विदेशी आक्रमण, क्योंकि इसको पता था, सेना जो पति होता है, याद रखिएगा, सेनापति जो होता है, इसको अधिकांशतः आसपास की चीजों में घटने वाले, ठीक है, जो घटना है उनके बारे में पता होता है, ठीक है। और राजा का काम होता है, याद रखिएगा, सेनापति के साथ जुड़कर इस सभी चीजों को कंट्रोल करना। बट राजा जो है धार्मिक नीति में चला जाएगा तो ये काम कौन करेगा, ठीक है, सेनापति ही सारा काम कर रहा था। तो सेनापति को ये बात समझ में आ गई थी कि राजा जो है इसके सम्मुख काम नहीं हो सकता, और ऐसे में उसने हत्या कर दी, ठीक है। तो दो मुख्य कारण याद रखिएगा इसकी हत्या करने के, जो बताए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा पुष्यभूति सुंग के बारे में। इसके संबंध में जो बातें आती है हमारे सामने, उसमें सबसे पहला बात आता है, याद रखिएगा, कि इसके ब्राह्मण होने के संबंध में बहुत सारी बातें बताई गई। कट्टर ब्राह्मण था, ठीक है, लेकिन यह भी बताया जाता है, याद रखिएगा, कि अशोक के द्वारा बनाए गए, ठीक है। अच्छा, पहले इसके पॉजिटिव चीजों को देखिएगा, इसने क्या क्या काम करवाया था। इसके समय में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे, ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, साक्ष्य मिलते हैं। अयोध्या के क्षेत्र में इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, यानी राज्य का विस्तार करने का, ठीक है। और यज्ञ कौन करवाया था, तो याद रखिएगा, पतंजलि की सहायता से। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। पतंजलि पतंजलि की हेल्प से या सहायता से जो है दो अश्वमेध यज्ञ कराया गया था अयोध्या क्षेत्र में, जिसकी जानकारी मिलती है, रखिएगा, ठीक है। और हिंदू धर्म का पुनरुद्धार प्रारंभ किया था इसने,
हिंदू धर्म का पुनरुद्धार। यानी अब अभी तक जो है बौद्ध धर्म जो है पूरी तरीके से विस्तृत हो रहा था, ठीक है, लेकिन इसके आने के बाद क्या हुआ, हिंदू धर्म को जो है फिर से एक शुरुआत मिली, याद रखिएगा, एक तरीके से समझिए कि ऑक्सीजन आ गया फिर से वापस हिंदू धर्म के लिए, ठीक है। अब उसने और क्या खतरनाक काम किया, तो याद रखिएगा, इसके अलावा जो है अशोक के द्वारा बनाए गए, मैंने आपको पिछले बार बताया था कि अशोक ने जो है कितने सारे स्तूप बनवाए थे, बताइए। अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे अशोक ने? 84,000, ठीक है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो इतिहासकारों का मानना है कि 84,000 जो स्तूप बनाए थे किसने तोड़वा दिया, पुष्यभूति सुंग ने तोड़वा दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दोनों ने, एक ने बनवाया और दूसरे ने आके तोड़वा दिया, ये जानकारी मिलती है। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है पुष्यभूति सुंग का नाम मिलता है। अब इतिहासकारों ने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन अब घटना भी समझिए कि ये कैसे पॉसिबल है, जब कोई व्यक्ति खुद अगर तोड़वाएगा तो बनवाएगा क्यों, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा स्तूप बनाने की जानकारी मिली है, याद रखिएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था सांची का जो स्तूप था, जो कि लकड़ियों की वेदिकाओं से बना हुआ था, उसको फिर से कौन रिनोवेट करता है, तो पुष्यभूति सुंग करता है। तो वो व्यक्ति जो स्तूपों को तोड़वाता है और उसके बाद स्तूपों को बनवाता भी है। तो इसीलिए इतिहासकारों का दो अलग अलग मत हो चुका है, याद रखिएगा, दो अलग अलग लोगों के द्वारा जो है अलग अलग बातें कही जाती है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो है अशोक के बनाए गए 84,000 स्तूपों को तोड़वाता है, ठीक है, उसके बाद जो है फिर से प्रजा के साथ धार्मिकता को जोड़ने के लिए जो है फिर से स्तूप के निर्माण भी करता है, ठीक है। अब इसके पहला तो याद रखिएगा 84,000 स्तूपों को तोड़वाया, और दूसरा याद रखिएगा भरभूत, ये नाम याद रखिएगा, इसको आईएमपी कर लीजिएगा पहले से ही, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप का निर्माण जो है भरूच स्तूप है, याद रखिएगा। तो अशोक ने सबसे बड़ा स्तूप नहीं बनवाया, पुष्यभूति सुंग ने सबसे बड़ा स्तूप बनवाया है, याद रखिएगा, और वो है आपका भरूच स्तूप, ठीक है। तो भरूच स्तूप जो है याद रखिएगा का निर्माण करवाया, ठीक है। तो भरूच स्तूप का निर्माण कहां पर, एमपी सतना में, ठीक है, ये एमपी के क्षेत्र में है भरूच, याद रखिएगा, और इसको एमपी रखिएगा, याद रखिएगा कि भरूच स्तूप जो है वो कहां पर है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। और दूसरा जो है याद रखिएगा सांची स्तूप का जीर्णोद्धार कराना, ठीक है। अभी ये आपको याद रखना होगा कि जो सांची स्तूप है, ठीक है, तो ये रिनोवेट कराता है, याद रखिएगा, सांची स्तूप को, क्योंकि सांची का जो स्तूप जो वेदिकाएं हैं, ठीक है, वो लकड़ी की बनी हुई थी और समय के साथ वो खराब हो चुका था। तो इसने क्या किया था, फिर से उसे पत्थरों का बनवा दिया ताकि वो ना टूटे ना खराब हो, ठीक है। इसके कारण ये लंबे समय तक सांची स्तूप बना हुआ है आज तक, ठीक है। इसका कारण यही है, याद रखिएगा, सांची के स्तूप में। और ये कहाँ पर है, आपके रायसेन क्षेत्र में है, रायसेन क्षेत्र एमपी में, ठीक है। अब देखिएगा इसके द्वारा जो है कुछ अन्य स्तूप भी बनवाए गए थे, ठीक है, ठीक है। तो ये भरूच स्तूप की खोज किसने की थी, आपको जानकारी है इसके बारे में? 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी 1873 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो भरूच स्तूप की जो खोज की गई है 1873 में की गई है, और किसके द्वारा बनाया गया है, एमपी पुष्यभूति सुंग के द्वारा, एमपी सतना के क्षेत्र में है स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो सांची स्तूप में याद रखिएगा, सांची के स्तूप में, सांची स्तूप जो है रायसेन के क्षेत्र में, इसके अंतर्गत 3 स्तूप आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्तूप के बारे में याद रखिएगा। एक बड़ा स्तूप है और 2 छोटे छोटे स्तूप हैं, याद रखिएगा, 3 मुख्य स्तूप, ठीक है। तो बस ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। और इसी के बाद देखिएगा, आपका सबसे पहला जो है यवन विदेशी आक्रमण जो है इसी के समय होता है, पुष्यभूति सुंग के समय होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
पहला यवन विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो यवन जो अटैक होता है, याद रखिएगा, पहली बार जो है विदेशी आक्रमण होता है इसके समय में। ये आपको याद रखना है कि विदेशी आक्रमण कब हुआ था। तो याद रखिएगा पुष्यभूति शुंग के समय। देखिए अभी तक हमारे साथ क्या था कि हमने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पहले नंद वंश के समय और मौर्य से पहले जो स्थिति बनी थी उस समय में, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का समय और प्लस आपका नंद वंश के समय। ठीक है, इसी समय जो है पहला आक्रमण हुआ था भारत में। पहला विदेशी आक्रमण जो है ईरानियों के द्वारा किया गया और दूसरा यूनानियों के द्वारा किया गया। ठीक है, ईरानी जो है एक हद तक सफल हुए, लेकिन यूनानियों ने जो है, यानी कि सिकंदर ने जो है एक अच्छा खासा क्षेत्र जो है अपने कब्जे में कर लिया, है ना। और सेल्यूकस नियारकस, ठीक है, जिसको सेल्यूकस निकेटर, सॉरी सेल्यूकस निकेटर कहा जाता है, याद रखिएगा, अपने सेनापति को काफी बड़ा क्षेत्र दे दिया था। ठीक है, उसने अपनी बेटी का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया है। अब वो कहानी वापस आएगा, ठीक है, और उसी के रिलेशन में जो है अब भारत के क्षेत्र में उत्तराधिकारी युद्ध जो है प्रारंभ हो जाएगा। यानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है विदेशी आक्रमण का समय, याद रखिएगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पर विदेशी आक्रमण आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको केवल मैं अभी आपको सीक्वेंस पढ़ाऊंगा स्वदेशी क्षेत्र उत्तराधिकारी का। फिर उसके बाद विदेशी आक्रमण जब हम पढ़ेंगे तब जाकर हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग करने से क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए हम जो है दोनों रास्ते को अलग अलग लेके चलने वाले हैं। ठीक है, पहला हम, हाँ, पॉइंट जरूर करूंगा कि आप इस समय याद रखें कि पहला विदेशी आक्रमण इस समय हुआ था यवन का। फिर हम जब वहां पढ़ेंगे यवन के बारे में तो उस समय बताऊंगा कि पुष्यभूति के समय जो है पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो दोनों को एक सीक्वेंस में लेकर चलने से क्या होगा, आपकी समझदारी बनी रहेगी और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, और याद रखिएगा इतिहास को याद नहीं रखेंगे, आगे का इतिहास याद नहीं होगा, क्योंकि इसी तरीके से घूम फिर कर ना कहानी आगे आती रहती है। ठीक है, तो पुष्यभूति सुंग के समय याद रखिएगा विदेशी आक्रमण हुआ था पहला। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इसी समय में जो है एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि विदेशी आक्रमण हुआ, और उसके बाद जो है आप ऐसा कह सकते हैं इस समय कि यवन का जब आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो इस समय जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, ठीक है, जिसमें यवन आक्रमण के समय जो जानकारी मिलता है, याद रखिएगा, तो इसकी जो साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा, इसका साक्ष्य आप याद रख लीजिएगा थोड़ा सा कि यवन का आक्रमण के संबंध में क्या साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो साक्ष्य के तौर पर याद रखिएगा मालविका अग्निमित्रम, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, याद रखिए एक रचना है। ठीक है, तो इसमें इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्रम या मल्ली अग्निमित्रम जो है ना एक प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा, कालिदास की। ठीक है, तो कालिदास ने ये रचना की थी, याद रखिएगा, यवन के शासक, ठीक है, के संबंध में ये रचना की गई थी, याद रखिएगा। इसमें एक प्रेम कथा के बारे में बताया गया है, डिमेथ्रियस के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, यवन के शासक, ठीक है, याद रखिएगा। तो डिमेथ्रियस जो है ना ये किसके समकालीन था, पुष्यभूति शुंग का समकालीन था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा अग्निमित्रम और मालविका ये दो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, जो कि इसके प्रेम कथा के बारे में संबंधित जानकारी जो मिलती है। ठीक है, कालिदास ने इस रचना को किया था रचना। ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो यवन आक्रमण है ना उसकी जानकारी जो है कहाँ पे मिलती है, तो याद रखिएगा गार्गी संहिता में मिलती है। गार्गी संहिता में भी इसकी जानकारी मिलती है साक्ष्य के तौर पर। ठीक है, तो गार्गी संहिता में भी इसकी जानकारी मिलती है जहां पर यवन का आक्रमण हुआ था पुष्यभूति शुंग के समय में। ठीक है, अब पुष्यभूति शुंग के समय जो है दो बातें और याद रखिएगा, ठीक है, जो इससे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान में एक साकल क्षेत्र है, याद रखिएगा, एक घटना है मैं आपको समझा रहा हूँ जिसपे इतिहासकारों ने जो है पुष्यभूति शुंग को धर्म का विरोध बताया है कि बौद्ध धर्म को कैसे विरोधी है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया था कि साकल क्षेत्र में कोई भी जाएगा, साकल क्षेत्र यानी पाकिस्तान क्षेत्र, ठीक है, पुष्यभूति ने ये इश्तिहार दे दिया है, समझ लिया एक तरीके से। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, मान लीजिए वहां जाकर कोई बौद्ध भिक्षु के सर काट कर लाएगा, उसको 1000 दिनार दिया जाएगा। इस तरीके का स्टेटमेंट आता है, इतिहासकारों ने पुष्यभूति शुंग के लिए ऐसा किया था। ठीक है, तो कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि पुष्यभूति शुंग ने क्या किया था, बौद्ध धर्म के लिए काफी कुछ काम किया है ना, यानी कि स्तूप का निर्माण किया है। तो उसके संबंध में जो है ना दो प्रकार के इतिहासकार अलग अलग चीजों में बढ़ गए हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन जब यवन
विदेशी आक्रमण होता है याद रखिएगा, तो उसके संबंध में जो है यहाँ पर 3 बातें आती हैं याद रखिएगा, जिसमें उसकी जानकारी मालविका अग्निमित्रम और उसके बाद गार्गी संहिता में मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा पुष्यवती सुंग के बाद जो है ना शासक बनता है याद रखिएगा अग्निमित्रम। हालांकि ये जो अग्निमित्र है शासक के तौर पर, अग्निमित्र का समय आता है याद रखिएगा, इनके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि इसके बाद जो है ना कहानी यहाँ तक आ जाती है याद रखिएगा। अब अलग से आप यमन आक्रमण पढ़ेंगे तो उसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं, इसी के साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वरना यहीं से अगर हमने स्टार्ट कर दिया यमन आक्रमण के बारे में तो कहानी फिर पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। अब उसको हम विदेशी आक्रमण के तौर पर जो है अलग से पढ़ने वाले हैं, जब हम इस लिस्ट पर तैयार करेंगे चीजों को, जहां पर अभी हम सुंगवंश, कर्णवंश और सातवाहन वंश पढ़ेंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे यवन, पार्थियन, शक और कुषाण के बारे में। ठीक है, चलिए कल करेंगे इसके टॉपिक को आगे। बताइए यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो। किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा हो। ठीक है, मौर्य काल का पतन आपने पढ़ा, मौर्योत्तर काल का शुरुआत आपने पढ़ा कि मौर्योत्तर काल कैसे शुरुआत होता है, कहानी आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से, स्टोरी लाइन समझ में आया होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में जो है ये 3 शासक अलग तौर से स्वदेशी कहलाते हैं और ये 3 शासक आपके 4 शासक विदेशी कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जब आएंगे तो इनकी कहानी आप जब जोड़ेंगे तो देखिए कैसे कहानी जुड़ती है, सेलुकस की कहानी के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, हालांकि बैक्टीरिया के शासक के तौर पर भी, और ये पूरी कहानी ना एकदम मजेदार कहानी है बस, और एग्जाम से ना बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपके लिए इतना सरल होगा ये, अगर आपकी जानकारी में तो इतना सरल होगा, लगेगा कि बस ऐसा है कि नाम लिखा गया है उसको चुनना है बस ऐसा। ठीक है, यानी फूल गिरा हुआ उठाना है, इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं इसमें। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो हौच पौच हुआ तो कहानी खत्म है। ठीक है, सोचिए इतिहास जो है ना बहुत सरल है, लेकिन अंतर क्या है बस कि आपके दिमाग में पहले से ही उसके लिए एक डर या एक पूरा का पूरा कहानी जो है ना स्टोरी लाइन अगर आपने खराब करके रखा हुआ है तो आप आंसर कभी कर नहीं पाएंगे, और आपने जो है प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक किया हुआ है तो आप प्रॉपर आंसर निकाल के आ पाएंगे। ठीक है, अगर बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया, सोचिए अब आपको नहीं बनेगा कि 84,000 स्तूपों को किसने तोड़वाया। ठीक है, तो अपने आप पुष्यभूति सुंग याद आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि कभी भी आप इतिहास के कहीं किसी कोने में रहिए, आपको पुष्यभूति सुंग जो है धीरे धीरे करके वहां पर आप पहुंचेंगे और देखिएगा याद आ जाएगा आपको। ठीक है, कि अशोक ने बनवाया, अशोक के बाद कौन सा शासक आता है, तो याद रखिए ये कहानी ऐसे कनेक्ट होता है, तो ये वैसे ही बनेगा, याद रखिएगा इतिहास ऐसे ही पढ़ा जाता है और ऐसे ही याद रखा जाता है इसको। ठीक है, चलिए कल करते हैं इसके आगे। चंद्र